अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। मैदानी जंग में तो भारत पाकिस्तान से मुकाबला कर नहीं सका। अब मैदानी जंग के इस भगोड़े ने हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉरफेयर से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इंडिया के बेहतरीन दिमाग पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर पर अपनी सलाहियतें सर्फ कर रहे हैं ताकि मुखालिफ के साथ मुकम्मल जंग के बजाय उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से कमज़ोर किया जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत इंफॉर्मेशन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, झूठी खबरें फैला रहा है और मनफी तज्जिए और तहकीकी रिपोर्ट पेश कर रहा है ताकि पाकिस्तान की साख दुनिया के सामने मुतासिर हो। ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरों मनफी तज्जियों का एक तूफान खड़ा कर दिया गया है भारत के मनफी प्रोपेगेंडे पर। देखते हैं एक रिपोर्ट। नाज़रीन, इस हाइब्रिड वॉरफेयर पर पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर रहा है और कैसे उसे आगे बढ़ना चाहिए, हमें अब दो मेहमानों ने ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद साहब, दिफाई तजियाकार हैं, और कराची से हमारे साथ हैं कर्नल रिजवान अहमद साहब, आप भी दिफाई तजियाकार हैं। कर्नल असद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। फरमाइए, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड वॉर जो शुरू की है इंडिया ने, और इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक 7 बिलियन स्पेंड किए हैं और 3,50,000 जो है फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडिया के पास कोई और काम है ही नहीं। उनकी जो अंदरूनी नाकामी है उसको छुपाने के लिए, यानी वहाँ पर जो कोविड जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सके, उस पर कोई बेहतर मैनेजमेंट पेश नहीं कर सके, इसी तरह जो गुर्बत बढ़ती जा रही है, जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, वहाँ पर जो इकनॉमी का सब बुरा हाल है, उस तरफ तवज्जो देने के बजाय आवाम के सामने पाकिस्तान की ऐसी ऐसी फेक स्टोरीज बयान कर रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। आप क्या कहना चाहेंगे कर्नल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल इसी तरह की ही सिचुएशन आपको नज़र आती है, और जिस तरह की अगर आप हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करें या उससे आगे पीछे चले जाएं 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करें, और ये तो मैं समझता हूँ कि आपकी अपनी आर्मी चीफ और फिर ISPR को ले लें, ये तो, और स्पेशली इवन मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ तरह के जो एनालिस्ट आते हैं, दे हैव बीन सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो बड़ा सीरियसली इस वक्त इस जद के अंदर है 5th जनरेशन वॉरफेयर, और साथ ही उसके हाइब्रिड वॉरफेयर जो उससे भी एक अगली स्टेज एक लिहाज से आती है। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का काम तो इतना मुश्किल नहीं है जितना मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात आपको एक लिहाज से नज़र आते हैं। आपको मैं शुड बी वेरी स्टेट, जिस तरह की आपके यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो इंडियन नैरेटिव है जिस तरीके से वो उसको एक लिहाज से आगे लेके चल रही हैं, आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत सारा जो है वो ऐसा है कि बिल्कुल उसके अंदर एक लिहाज से हिस्सा डाला, तो उनको तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। उनको तो मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। आपने डेफिनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी अपने बैठे हुए बहुत सारे आई वोंट कॉल देम टू बी द सूडो इंटेलेक्चुअल्स, ओके इंटेलेक्चुअल्स आप उनको कह लें, वो जिस तरह की बातचीत करते हैं अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी स्टेट के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है यही वो चीज़ है जिसको एक्चुअली इंडिया जो है वो लोगों को उसके अंदर वो लेके जाना चाह रहा है। और फिर नो व्हाट इज़ दैट कि इंडिया क्या चाह रहा है। इंडिया का जो सबसे पहला मकसद है वो ये है कि किसी सूरत में वो पाकिस्तान को तो एक्सेप्ट करते नहीं, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को हाँ वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, और वो किसी सूरत के अंदर भी वाई इट इज सो, बिकॉज अगर थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लें आप ओके इस रीजन की, आई वॉन्ट टच कश्मीर एट द मोमेंट, मैं सिर्फ इस रीजन की अगर हिस्ट्री की आप बात करते हैं तो आप ये देखें कि कई सौ साल तक इसको मुस्लिम रूलर्स ने आके इसको एक लिहाज से गवर्न किया है, चाहे वो दुरानीज की बात करते हैं, मुगलों की आप बात करते हैं, ऑलमोस्ट को पीरियड तकरीबन को 900 साल के ऊपर स्प्रेड है। अच्छा, जब ये सारा कुछ हो गया, अब 1947 से पहले की जो फजा थी, दे वांटेड कि जी ये सारा मुल्क एक ही रहे, एक ही तरह रहे, और इसको एक्चुअली वो मेजॉरिटी में थे हिंदूज, दे वांटेड टू एक्चुअली रूल इट, और वो किसी सूरत के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान की इस तरीके से सेपरेशन को पसंद नहीं किया था। और 1971 के अंदर आप देख लें बिल्कुल यही इसी तरह का सिलसिला वही इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाके, अब तो खैर वॉरफेयर की नोयत बड़ी एक लिहाज से तब्दील हो गई है, और जिस तरीके से अब आपने हाइब्रिड वॉरफेयर को आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक्चुअली इंडिया जिस तरीके से काम कर रहा है वो तो मेरे ख्याल है हमारे कोई किसी तरह की ढकी छुपी चीज़ एक लिहाज से नहीं है। और आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल ठीक बात की है कि जी इंडिया का अपना हाल तो देखें, जो कोरोना ने आके जिस तरीके से उनको पकड़ा और जकड़ा एक लिहाज से,
और जो डेली बेसिस के ऊपर मतलब हज़ारों लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लाखों उनकी अमवात एक लिहाज से हो चुकी हैं। इंटरनली जिस तरह का आप समझते हैं कि वो टर्मोइल आपको नज़र आता है इंडिया के अंदर, जो 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 एक लिहाज से लोग इतना डिस्टर्ब और अपसेट एक लिहाज से नज़र आते हैं, और एक डिवाइड आप नज़र आता है इंडिया के अंदर। आप ये फ़ील करते हैं कि इस वक़्त हिंदुत्व जो है वो एक्चुअली इंडिया के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से वो छाया हुआ है। मतलब रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म की बात करें, इंतहा पसंदी की बात करें, वो पूरे इंडिया को उसके अंदर एक लिहाज से लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर उसी के साथ आप देखें बीजेपी की अगर आप बात करें कि जो उन्होंने लोगों से प्रॉमिसेस किए थे पहली कैंपेन में, फिर दूसरी कैंपेन में उसको भी एक लिहाज से फुलफिल नहीं कर सके। लाखों नहीं करोड़ों लोग वहाँ पर बेरोजगार हो चुके हैं। कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि जिसको आप इंडिया अपने लोगों को सैटिस्फाई कर सके या उनको सेल कर सके। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद देम इज़ कि जी नहीं, वो अब वो कहते हैं जी कि नहीं, हम 2 फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ने को तैयार हैं। यानी वो चाइना की भी बात करते हैं, पाकिस्तान की भी ठीक बात है। करते हैं, और फिर उसी के साथ अपने लोगों के सामने जाफर साहब वो पाकिस्तान को एक लिहाज से लेके आना चाह रहे जी हैं, और जी जी, पाकिस्तान के कर्नल ऊपर साहब वो हर मैं यहाँ थोड़ा सा हर आपको बात रोकता हूँ। बड़ी जबरदस्त मंजरकशी की है सारी सूरत हाल की। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि भारत जो भी खबरें पेश कर रहा है, या उसके ख़ासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर जो भी न्यूज़ आ रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फेक है। ना सर है ना पैर है, बल्कि अपना खुद मजाक उड़ा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है, क्योंकि एक इंतहा पसंद मुल्क नहीं है, बल्कि हमेशा से एक फ्रेंडली मुल्क रहा है, और हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कहीं कमज़ोरी तो नहीं समझा जा रहा। हम किस तरह से आगे पेशरफ्त कर सकते हैं, वो कौन से अहम शोबे हैं जहां पर पाकिस्तान को पेशरफ्त करने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम हाजिर है हम बराबरी के साथ। कर्नल रिजवान अहमद साहब, आपकी तरफ आते हैं। मकसद इन खबरों से तो इंडिया में लोगों का पेट नहीं भरेगा, और ख़बरें भी ऐसी कि मतलब जिसका ना सर ना कोई पैर, ना पाकिस्तानी मीडिया में कहीं वो आ रही हैं, ना पाकिस्तानी ग्राउंड पे नज़र आ रही हैं। आपके सामने जो वो जिस तरह की खबरें वो पाकिस्तान के बारे में पेश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जिस तरह से अभी कर्नल असद साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के वजूद को पहले दिन से जो है वो भारत ने कबूल नहीं किया, और पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने लगे। इस पर जो है हमेशा से बहुत तवज्जो रही। 1971 में भी हमने इस तरह की सूरत हाल देखी। तो अब जो ये कोशिश की जा रही है, और इसमें बुरी तरह से नाकामी हो रही है, बल्कि मजाक उड़ाया जा रहा है कि बस खबर कोई तो ऐसी खबर हो कि जिससे कुछ थोड़ी सी तुक समझ में आए। तो कर्नल रिजवान साहब, आप फरमाएं कि ये जो अब मुँह की खानी पड़ेगी इंडिया को इस हाइब्रिड वॉर के पीछे, क्योंकि बड़ा पैसा लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि वो कोई कुछ ग्राउंड पे नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, तो फिर वो अपनी आवाम को क्या जवाब देंगे? जी, बहुत शुक्रिया रिजवान जाफ़र। इनफैक्ट आपके सवाल में ही बहुत सारे जवाब मौजूद हैं, और उससे पहले भी कर्नल साहब ने काफ़ी इसमें मुफस्सल जवाब दिया है। मैं इसको बड़े आसान लफ्ज़ों में, बड़े आसान पैराए में इस तरह बंद करने की कोशिश करूँगा कि एक वाक़या हुआ था जिसका नाम इंडिया ने क्लेम किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो अगले दिन फिर ISPR ने तमाम इंटरनेशनल मीडिया के जो कि हमारे पास जर्नलिस्ट मौजूद थे, टॉप ऑफ द लाइन, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, सबको ले जाके उन्होंने वहाँ पे साइट पे दिखाया और नज़ारा कराया कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, तो उसका पूरा का पूरा भांडा जो है वो खोल के ISPR ने वहाँ पे ऑन ग्राउंड रख दिया था। नॉट ओनली दिस, बालाकोट के ऊपर भी उन्होंने बताया था कि हमने जाके पाकिस्तान का डीप टेरिटरी में जाके और जो है वो जिहादी तंजीमों के वहाँ पर हमने जो है ना कैंप्स को जो है ना ख़त्म कर दिया है। तो तकरीबन शायद कोई 1 या 2 दरख्तों में आग लगी थी और कुछ पहाड़ के पत्थर जो थे वो ख़राब हुए थे। तो वो भी पाकिस्तान ने ले जाके बाद में फॉलो अप में इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को बाकायदा वहां की विजिट करवाई थी और दिखाया था कि ये इंडिया के क्लेम्स हैं और ये ऑन ग्राउंड है। और उसके अलावा जो अभिनंदन वाला वाकया है वो सबको रिफ्रेश्ड है, तो मुझे मजीद कुछ कहने की उसमें बात जरूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि इन दोनों चीज़ों को, तो ये जो बात हो रही है हाइब्रिड वॉरफेयर, ये आज या कल, ये परसों से नहीं शुरू हो गई है। जिस तरह कर्नल साहब ने पहले भी जिक्र किया कि दिस इज पार्ट ऑफ द 5th जनरेशन वॉरफेयर। नाउ 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये इस वक्त पूरी दुनिया में डिजिटल जो एज में हम जिस वक्त मौजूद हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटल एज, सोशल मीडिया, 5th जनरेशन वॉरफेयर एक हो रही है। और ये ना सिवाय इसके नहीं कि खाली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हो रही है, ये दुनिया में बहुत सारे इसके वाकयात हुए। इवन कि ट्रंप की जो पहली इलेक्शन की कैंपेन हुई थी, उसके बाद में उसको भी इंपीचमेंट और उसका भी जो रिकॉर्ड्स चले थे कि कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल उसको जो है ना मदद आई थी, फेसबुक पे जाली अकाउंट्स बने थे और उसकी वजह से जो उसकी रेटिंग और वोटिंग के अंदर जो रिजल्ट चेंज हो गए थे। और अभी दोबारा अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो
इसलिए मैं जरा स्कोप को बड़ा कर रहा हूं। तो ये दुनिया में हो रहा है, इंडिया डेफिनेटली उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मैंने दो मिसालें यहां पे रिफ्रेश करने के लिए 2016-17 के वाकयात बयान किए, सर्जिकल स्ट्राइक्स वाला, बालाकोट के अटैक वाला, तो उससे हमें पता लग जाना चाहिए कि इंडिया की हकीकत क्या है, वो कर क्या रहे हैं। लेकिन कर्नल रिजवान साहब, इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा आईटी हब है, और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे जो फेमस साइट्स हैं, उसका कंट्रोल भी काफ़ी हद तक इंडिया के पास मौजूद है। तो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है आईटी वर्ल्ड के अंदर जो है वो भारत का मुकाबला करना। तो ये आप क्या समझते हैं कि कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं? जी, इसका मुकाबला करने के लिए तो डेफिनेटली फिर आपको अपने आप को स्केल अप करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, आईटी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इस पर दूसरा डाउट नहीं है। मैं अननेसेसरली यहाँ पे मैं मिस नहीं करना चाहूँगा अपने वर्ड्स को। जो एक ग्लोबल ओवरऑल एक आईटी की इंडस्ट्री है, उसका जो पाई का चार्ट है और उसके अंदर जो शेयर है, कंपोनेंट प्रोफाइल है, वो इंडिया का डेफिनेटली हमसे बहुत ज़्यादा आगे, हम उससे बहुत पीछे, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि उसके अलावा ये कि दुनिया में जो लीडिंग जो आईटी की कंपनीज हैं सिलिकॉन वैली में, और जिसको दुनिया को फेसबुक वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की जो कंपनीज, हमें पता है कि उसकी जो सी सूट एग्जीक्टिव है, वो टॉप लीडरशिप जो है वो इस वक्त इंडिया से आ रही है। बेंगलोर इस वक्त जो आईटी का हब है, जो कि एक तरीके से देखा जाए लॉस एंजलिस की जो सिलिकॉन वैली आईटी की है, उसके बाद अगर दुनिया में सेकंड शेयर अगर रेवेन्यू का है तो उनका है। इजराइलीज हैं, वो उनके आगे हैं। तो जितनी भी डोमेन्स और जितने भी सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये आज आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं बात ये करूंगा, इसमें हमारी कोई कोताही है, कमजोरी नहीं है, बट दीज आर द हार्ड फैक्ट्स। वो ठीक है, लेकिन जनरल बाजवा ने भी खुद कहा है कि मसद एक हाइब्रिड वॉर जो है हमारे सामने है, और इस सिलसिले में माना कि हम थोड़ा सा लेट जरूर हुए हैं, लेकिन कर्नल रिजवान पिछले जो 2 सालों के अंदर जो है हमारी प्रोग्रेस जो है वो बहुत बेहतर हुई है। इवन हम आईटी के शोबे में देखते हैं, फ्रीलांसिंग में हम नंबर 4 में हैं, हमारे नई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ओपन हुई हैं, गवर्नमेंट के तहत बहुत सारे आईटी नए प्रोग्राम जो हैं स्टार्ट हुए हैं, और ख़ास तौर पे हम इस देखते हैं कि इस कोविड-19 के दौर के अंदर जब लॉकडाउन हुआ है तो पाकिस्तान ने 10 साल का सफ़र जो है इस पिछले 8 से 9 महीने के अंदर जो है कवर किया है। मैं आपकी बात से 110% एग्री में कर रहा हूं, लेकिन चूंकि वो आपने पूछा था कि वो आगे क्यों है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड में आपको ये भी बता दूं कि इस हाइब्रिड वॉर को या इंडिया के इस मलाइन प्रोपेगेंडा को मैं तो इस तरह से निगेट कर रहा हूं ना कि इसके अंदर इसकी हकीकत, जो आपने पहले भी कह दिया है, उसकी हकीकत में इतना वजन है नहीं। मतलब चीज़ को, उसके प्रेशर को या उसके इम्पैक्ट को जो है ना, उस तनाजुर को लेने की उस वक्त तक जरूरत है कि जिससे इसका आपका कोई एक्चुअल में इम्पैक्ट आ रहा हो। इंडिया और पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल टेक्टिकल पैरिटी एग्जिस्ट करती है, वो एक बिल्कुल अपनी जगह पे एक मुसव्वदा हकीकत है। नंबर 1 में 2 चीजें बातें और उसमें ऐड कर दूं, क्योंकि आपने हाइब्रिड पे ही हमने काफी देर बात कर ली। बात ये तो एक साइबर वॉरफेयर है, सोशल मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी गिमिक्स हैं। ऑन ग्राउंड टेंजिबली इस वक्त इंडिया खित्ते में, रीजन में चाइना से मार खाने के बाद, राइट सर, और उसके अलावा जितने भी उसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं, म्यांमार से, नेपाल से, भूटान से, तमाम ममालिक से उसके रीजनल बॉर्डर्स के इस वक्त मसाइल चल रहे हैं। चाइना ने उसके अंदर घुस के उसको 1000 किलोमीटर मजीद अंदर धक्कर दे के और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को उड़ा के उसको ख़त्म करके 1950 जो उसकी 62 से पहले का जो स्टेटस था वो वहाँ पे लेकर आ गया है। इंडिया अगर ईरान के साथ मिलकर कुछ करना चाह रहा था चाबहार में, और जो उसकी वहां पे जो रिसर्जिस को प्रोपेगेट करना चाह रहा था, तो चाइना ने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके ईरान के साथ अगले 25 साल के मुआहदे करके वहां भी इंडिया की जारादारी को जो है ना कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। सीपैक के हवाले से चाइना पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट चल रही है और जिस तरह हमारी इश्तराकियत चल रही है, तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया शायद अपने खित्ते में या रीजन में या वर्ल्ड में, और मोदी की जो इकोनॉमिक उसने जो वहां पे जो चीजें की हैं, तो इतना आइसोलेट, इतना फेल नहीं हुआ था जितना इस वक्त हुआ है। बहुत ज्यादा और ऑन टॉप ऑफ इट, और आखिरी वो बात भी आगे भी इसमें प्रोग्राम में शेयर करेंगे, और जो कश्मीर में उसने 1 साल के अंदर जो एब्रोगेशन करने के बाद जो उसने उसके बाद अपनी दुनिया में जो अपनी एक जग हसाई करवाई है। देखिए, दुनिया में इंडिया का एक स्टेटस था कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वो जहां पे हक राय दही, लोगों की जो राय है उसकी शमूलियत हो, वहां तो सिर्फ राय का ख्याल ही नहीं किया। जब से ये अखंड भारत और हिंदुत्व का नैरेटिव लेके मुसलमानों के खिलाफ उसने कैंपेन रन की हुई है, पॉलिसीज रन की हुई है, इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, जो वहां के मुसलमान, जो जद्दी पुश्ती मुसलमान वहां पे रह रहे थे, अब उनको कह रहे हैं कि अपने बाप दादा का रिकॉर्ड लेकर आओ कि तुम यहाँ के थे या यहाँ के नहीं थे। वो जो डिस्क्रिमिनेशन उसने वहां पे शुरू की है, मतलब 20-30 करोड़ वहां पे आबादी है, कम्युनिटी है, वो जो आप उसको अकलियत में इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करके साइड पे कर देंगे, तो इंडिया को मैं समझता हूं कि ये मेरी नाकस राय में भी है और ये रिकॉर्ड पे है कि जितना कर्नल रिजवान साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है, बल्कि जो पहले दोस्त थे वो भी अब दुश्मन बन गए हैं इंडिया के।
और हर जगह जो है हम ये सूरत हाल जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया में भी समझा जा रहा है ये बात कि सब ये झूठ बोला जा रहा है जो इंडियन मीडिया में आ रहा है, इसमें सच कुछ नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ होता नहीं है। आप ये कैसे बिल्डिंग जो है खड़ी करेंगे। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम हाजिर है अमन बराबरी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कई बार जो है इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट को कहा है कि आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, ख़ुद से भी जा सकते हैं, और पाकिस्तान ख़ुद भी लेकर गया है। कई मिसालें जो है माजी में मौजूद हैं। लेकिन भारत को हम देखते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट ख़ुद भी जो जाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ नहीं जा सकते, और इंटरनेशनल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो कर्नल असद महमूद साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि जुल्म और ज़्यादती वहाँ पर हो रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, और ख़ास तौर पर जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी जो जेल बन गई है और उसको दिखाया नहीं जा सकता, ज़राए अबलाग के दरवाजे वहाँ पे बंद हो गए हैं। आप खुद जो है वो बात कर रहे हैं हाइब्रिड वॉर की, 5th जनरेशन वॉर की, आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर आपने इंटरनेट बंद किया हुआ है, वहाँ के लोगों की तमाम आज़ादी को जो है सलब किया हुआ है। तो इस पर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अपना केस जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, दुनिया भर के ममालिक के अंदर किस तरह पेश करना चाहिए? रिजवान, अगर आप मुझे अलाउ करें थोड़ा सा, इसको मैं लेट मी वाइंड इट अप। जो हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर हम बात कर रहे थे और पाकिस्तान के रेस्पॉन्स की हम बात कर रहे थे, इसके बाद इफ यू अलाउ मैं आपका ये क्वेश्चन भी लेता हूँ। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, एक तो हमें इकट्ठे होना है। हमें किसी सूरत के अंदर भी, अगर कोई आप समझते हैं सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स आते हैं, या वो आपका परसेप्शन बाहर का कोई ऐसा कोई इदारा है जो तब्दील करने की कोशिश करता है, आर फॉर दैट मैटर, इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं और जो आपके अवाम हैं, अगर उनके बीच में कोई भी ऐसी कोई बात होती है कि आप फील करते हैं कि उसके अंदर कोई आपको फील होता है कि हाँ कोई दरार डाल रहा है, कोई बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि मिन हैसुल कौम बीइंग पाकिस्तानीज, हमें ये सब कुछ समझना है कि हाँ पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त जो है वो टारगेट के ऊपर है। इट इज़ नॉट ओनली इंडिया, कुछ और कुव्वतें सर्टली हैं जिनके मफादात को ज़िक पहुंच रही है, और पाकिस्तान एक लिहाज से, उनका भी एक लिहाज से टारगेट है। तो एक तो हमें इसके ऊपर गौर करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है, इट इज़ नॉट ओनली, मैं कहूँ जी कि नहीं सिर्फ ये हमारे ISPR की जिम्मेदारी है जी कि हाइब्रिड वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉरफेयर है तो उसके अगेंस्ट वो काउंटर अपना एजेंडा लेकर आएंगे। पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये उन सब की जिम्मेदारी एक लिहाज से आती है कि जो ट्रू पर्सपेक्टिव और जो नैरेटिव है पाकिस्तान का, वो आप दुनिया के सामने और अपने पाकिस्तानियों के सामने लेकर आएं। लेट देयर बी नो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज कश्मीर के ऊपर, इंडिया के साथ, पड़ोसियों के साथ, और फिर किस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो सिलसिला हो रहा है, जो आपको कहते हैं स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को एक बड़ी क्लियर पॉलिसी मेरा ख्याल है अपने लोगों के सामने रखनी है। और फिर वो कौन कौन से अवामल हैं जो कि हमें एक लिहाज से हर्ट कर सकते हैं या हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी के साथ मैं आपसे कहूँगा, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस प्रोग्राम को एक लिहाज से लेकर आए, कश्मीर को भी, हाइब्रिड वॉरफेयर को भी, इंडिया को। मैं अपने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्राइवेट की मैं बात करूँ, उनसे मुझे यही शिकायत है कि जब इतने सीरियस किस्म के इश्यूज होते हैं, यार वी आर फेड अप फ्रॉम दिस ये पॉलिटिकल डिबेट से कि 1+3 1+2 कर लेते हैं। हमें पाकिस्तान को क्या इश्यूज आ रहे हैं हमें वो देखना है। हम पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाएंगे, पाकिस्तान किस तरीके से इस ऑफेंसिव का मुकाबला करेगा, इस हाइब्रिड वॉरफेयर का मुकाबला करेगा। मैं समझता हूँ उसको हमें बड़ा सीरियस एक लिहाज से, ना सिर्फ ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया को उसको एड्रेस करना पड़ेगा, लोगों के अंदर वो अवेयरनेस लेकर आनी पड़ेगी। पीटीवी का मैं समझता हूँ इसके अंदर इंतहाई मनफी किरदार है। आई विश कि पीटीवी जो कि एक सरकारी इदारा है, उसके अंदर तो बहुत सीरियस किस्म की सारी चीज़ों को एक लिहाज से एड्रेस किया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को आगाह किया जाए, किस किस तरह के मैसेजेस आते हैं, कैसे मैसेजेस बने हुए आते हैं, लोगों का क्या उसके ऊपर होना चाहिए रवैया, कैसे उसको आगे लेके जाना, नहीं लेके जाना। तो मैं रिजवान जाफर साहब, ये मैं आपसे जरूर इल्तमास करूंगा, इसको बहुत सीरियस आप तवज्जो देने की जरूरत है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बिल्कुल कर्नल असद महमूद साहब, और इसको और मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया की ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कोई प्रायोरिटी हो नहीं सकती है। कर्नल रिजवान अहमद साहब के बात ये है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जहाँ पाकिस्तान की जोग्राफियाई
और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की बात है, वहीं पर पाकिस्तान की इकॉनमी की भी बात है। इस सारे केस से जो है वो जुड़ा हुआ है हमारा सी पैक, जिसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो भारत को है, और उसी पर उसने अपनी तमाम ये मनगढ़ और ये झूठी खबरें जो है ये सामने रखी हुई हैं, ये वॉर जो है ये सामने लेकर आया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस प्रोपेगेंडा का किस तरह से भरपूर अंदाज में जवाब दिया जा सकता है? इसमें माना कि हमारे जो सियासी इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पर हैं, पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, सब ने अपनी प्रायोरिटी जो है नंबर 1 जो है वो इस एक एजेंडे के ऊपर जो एक रखनी है, इससे पीछे नहीं हटना है। रिजवान साहब जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। हमारे पास जो एक प्रायोरिटी है वो सी पैक हमारी एक 100% एक पूरी हमारी सेंटर ऑफ इंटेग्रिटी है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और सी पैक के साथ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ जो उस पर दूसरा मुल्क है वो चाइना है। और चाइना जो है वो इस वक्त एक जो है डिक्लेयर्ड है कि 2030 में जो है वो चाइना विल बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी इकॉनमी जो है वो वर्ल्ड की तरफ ट्रांजिशन पे जा रही है। तो अमेरिका का स्टेटस जो है वो डिक्लेयर्ड है कि ये अगले 5 से 10 सालों में चाइना विल टेक इट ओवर, और चाइना ही की वो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास आ रहा है। और पाकिस्तान माशाल्लाह उसका बहुत डट के मैं अपनी जगह पे कायम दायम है, और मुझे खुदा न खासा कोई ऐसी उससे कोई हसासियत नज़र नहीं आ रही कि सी पैक को कोई भी क्योंकि एक्सक्लूसिवली जब इंडिया और चाइना का जो डिबेकल हुआ है लद्दाख का, और मैं आप ही के एक प्रोग्राम में आके लास्ट ईयर अक्टूबर में ये बता के जा चुका था कि जो इंडिया ने एनेक्सेशन की है, मोदी ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और चाइना इसको इस तरीके से नहीं छोड़ेगा। और अक्साई चीन के साथ जो लद्दाख सामने आता तो चाइना ने उसको अंदर पीछे करके धकेल के तो इंडिया को तो बिल्कुल क्लैम करके मुंह बंद कर दिया है। तो चाइना आपके साथ है, पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है उसके बारे में मजीद कोई पॉजिटिवली फर्दर कमेंट करने की, उसको इंडोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा ना मेरा स्टांस हल्का सा बिट डिफरेंट है कि ये जो हेयर से है ना, इसके ऊपर कंसंट्रेशन, उस पर फोकस देने के बजाय अगर टेंजिबल ऑन ग्राउंड जो आपके डिलीवरेबल्स हैं अगर हम उन पे फोकस करें और उसको आगे लेके चलें तो बहुत अच्छी सूरत हाल रह सकती है। और एक चीज मैं थोड़ा सा आपके प्रोग्राम के हवाले से बता दूं कि ये भी पॉजिटिव है, इट्स अ फैक्ट बेस्ड थिंग। सी पैक अकेला नहीं है। सी पैक इज नॉट सपोज टू बी टेकन इन आइसोलेशन। सी पैक इज पार्ट ऑफ चाइनाज ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव। ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव जो कि ट्रिलियन 6 और 7 ट्रिलियन डॉलर्स की जिसकी जो वैल्यू है, पाकिस्तान में 60 बिलियन से सी पैक हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड में जो ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव है, ये लोगों को आपके प्रोग्राम के हवाले से पता लग जाए, जो कि 7 ट्रिलियन उसकी वैल्यू है। सी पैक और गवादर का रूट जो कि जिनजियांग से, उगीर से जो गवादर पे आके जो आपके जो रूट्स लिंकअप हो रहे हैं, ये सी पैक के 6 डिफरेंट इंटरकॉन्टिनेंटल रूट्स में से उसका पिवट बनता है। मतलब मैं इसको आसान अल्फाज में एक आम नाज़िर के लिए कह दूं कि चाइना का 7 ट्रिलियन डॉलर का ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव की जो टोटल सक्सेस है वो हिंज करती है इस बात पे कि अगर सी पैक जो है वो तरक्की की तरफ चलता है। अगर सी पैक खुदा ना खासा कहीं फेल होता है तो पाकिस्तान क्या, चाइना का ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि अबाउट टू बिकम अ सुपर पावर है, वो हर्ट होता है। तो ये वैल्यू है गवादर की। इसमें बिल्कुल ठीक है, इस तरफ तो आपने बात कर ली रिजवान साहब। हम एक तरफ आपको इशारा करना चाहूँगा कि देखिए, हम पाकिस्तान में हम इंतहा पसंद लोग नहीं हैं। यानी आप फनकारों की बात कर लें, हमने माजी के अंदर वहाँ के भारत से जो फनकार यहाँ पर आए उन्हें खुश आमदीद कहा, उनके यहाँ पे प्रोग्राम्स हुए, वो उन्हें कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ जब भी कभी पाकिस्तान आए। पाकिस्तान के फ़नकार जब वहाँ पे गए तो उनकी वो फिल्मों में उनके रोल कट कर दिए गए, उनको जो है वापस आना पड़ा, उनके कॉन्सर्ट जो है कैंसिल हुए। इसी तरह से इंतहा पसंदी का मुजाहरा आप ये देखें कि वहाँ के मीडिया चैनल्स ने जो है वो जब पाकिस्तान के जो इलेक्शन हो रहे थे 2018 के, तो उसमें जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3 बड़ी जमातें थी, उसके साथ खाना रखा हुआ था कि जनाब उधर भी देखें, ये भी इलेक्शन में खड़े हुए, वो आखिर तक जीरो रहा। यानी जिसे आप पाकिस्तान में कोई इंतहा पसंद समझ रहे थे वहां तो उसे कोई सीट नहीं मिली, लेकिन जिसे हम इंतहा पसंद समझते हैं उसे एक नहीं 2 दफा आपने वजीर आजम बना दिया कौम, वहां की कौम ने। तो वहां इंतहा पसंदी बेइंतहा, यही इंतहा पसंदी है कि उन्हें पाकिस्तान की अच्छी चीज़ों में भी बुराइयां मिलती हैं। पाकिस्तान की जो कुछ एक्टिविटी हो रही है उसमें वो पता नहीं किस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस पर जो दुनिया में जगहसाई भी उनकी होती है। हमारा क्योंकि मिजाज एक इंतहा पसंदी का नहीं है, तो हम शायद वो हाइब्रिड वॉर या वो जो 5th जनरेशन वॉर जो हमें इंडिया के रियल हैं, वो हमारे यहाँ तो सब फेक न्यूज़ पे बुनियाद पे वो खबरें बना रहे हैं। हम जो रियल न्यूज़ बना सकते हैं उनकी, शायद वो हम उस तरह भरपूर अंदाज में नहीं बना पा रहे। कर्नल रिजवान साहब
जी आपका बिल्कुल, आपने अच्छी तरफ एक अच्छा इशारा किया है। और आपने पाकिस्तानी फनकारों की बात कर दी। मैं तो अगेन आई विल गेट बैक के वहाँ पे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, सीएए के लागू होने के बाद, तो वहाँ के जो मुसलमान, वहाँ के जो अपने आर्टिस्ट थे, नसीरुद्दीन शाह को जाके देख लीजिए। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो तो फेक हमारे वो न्यूज़ बना रहे हैं और जो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ जो रियल है शायद हम उसको नहीं बता पा रहे दुनिया के सामने। अगर आप वहाँ जो अकलियत के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, वहाँ पे जिस तरह की लिंचिंग हो रही है, हजारों लोग उन्होंने लिंचिंग में मार दिए हैं। गाय का गोश्त खाने के ऊपर उन्होंने हजारों लोगों को लिंचिंग करके सरेआम शहीद कर दिया है मुसलमानों को। ये हकीकत है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको एक्सपोज करना चाहते हैं, वर्ल्ड को बताना चाहते हैं और इस रेस में उनके साथ अगर कॉम्पीट करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके पास शायद कंटेंट उससे ज्यादा मौजूद है और आप इसको बिल्कुल बनाइए, इसको लेके चलिए। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे ये जो रैट रेस है ना, कि अगर उसने ये काम किया और पलट के आपने भी वो काम कर दिया, तो वही वाली बात है कि हमारा जो तशक्कुस है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो विजन है, और हम जो खित्ते में अमन चाहते हैं और हम चाह रहे हैं कि ये एक रीजनल नेबर्स हैं और इस खित्ते के अंदर जो दूसरे बड़े मसाइल हैं, इन्वायरमेंट का मसला है, पानी का मसला है, फूड का मसला है, गुर्बत का मसला है, इकॉनमी का मसला है, इन इश्यूज पर आए बैठे बात करें, को रीजनल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें। इंडिया जो है वो इस खित्ते में क्या, दुनिया में जो खता इस्तवार, जो एक गुर्बत की लाइन है, $1.9 या $2 से नीचे जो लोग रह रहे होते हैं, वो दुनिया में 500-700 मिलियन लोग हैं। उसकी जो सबसे बड़ी कंसंट्रेशन है वो खुद इंडिया में है। इंडिया जो है वो दुनिया के अंदर एक गुर्बत की अक्कासी करने वाला मुल्क है। और जिस तरह भी बात हो चुकी थी कि कोविड के अंदर उनकी इकॉनमी जो है इतनी ज्यादा नेगेटिव जा चुकी है, और मोदी के जो इकोनॉमिक जो भी उसने वहां पर ब्लंडर्स किए हैं, डिमोनेटाइजेशन से लेकर के आज तक, उसने इंडिया की इकॉनमी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि 1 अरब से ज्यादा की आबादी वहां है, 20-22 करोड़ की आबादी यहाँ है, ये 1.25 करोड़ अरब की आबादी बनती है खित्ते में, रीजन में अनटैप पोटेंशियल है। तो यहां पे थोड़ा सा इस रीजन में अगर हम फोकस करें, तो इस हाइब्रिड वॉरफेयर में उन्होंने हमारी बातें बताई, हम उनकी सही बातें बता ले। यस, यू आर राइट, वी कैन गो फॉर दैट थिंग एज वेल, लेकिन इससे बढ़ के सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। कर्नल असद महमूद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप फरमाइए, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं सामने हमारे हाइब्रिड वॉर मौजूद है, 5th जनरेशन जो वॉर हमारे सामने नज़र आ रही है, जिसका हम ज़बरदस्त मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। जो डेली का जो हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो मसला है, या जो इंतहा पसंदी भारत दिखाता है, उस पर तो पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी कौम ज़बरदस्त तरीके से तैयार है और अभिनंदन की सूरत में आपने देखा भी पिछले साल। लेकिन हाइब्रिड वॉर के लिए आईटी के मैदान में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को कि 10 साल की, 15 साल की क्या प्लानिंग होनी चाहिए जिस पर हम भरपूर जवाब दे सकें? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि एज ए नेशन वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड, जो सबसे पहली बात आती है। देन वी नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग, और हमने तमाम लोगों को, तमाम आबादी को डेफिनेटली हमने उनके एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, और एजुकेशन के साथ ही देन वी हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये है क्या हाइब्रिड वॉरफेयर, क्या है 5th जनरेशन वॉरफेयर, क्या है, और हमने उसका किस तरीके से मुकाबला एक लिहाज से करना। पहले तो ये आ गई है। दूसरी बात ये आ जाती है कि हमें अपने मुल्क के ऊपर फोकस करना है, अपने इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है। जहाँ तक आपकी डिफेंस फोर्सेस का ताल्लुक है, आपकी न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से कि वी हैव एब्सोल्युटली किसी तरह का कोई इशू नहीं है। आपकी मुसल्लह अफवाज भी हर तरह से तैयार हैं बिल्कुल उसको इंडिया को टेक ऑन करने के लिए, और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जो परेशानी आपने जिस आपके प्रोग्राम से, आपकी बातों से भी पता चलता है, दैट इज़ कि जी वो एक अनरेस्टलेसनेस जो कि क्रिएट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। एक तो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल एक लिहाज से जिस तरह की आप हीट देखते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उनके भी सोचने का टाइम है कि अगर आप इस तरीके से अपने आप को, अपने पॉलिटिकल कैंपेन को, जिसका इस वक्त कोई जवाब नजर नहीं आता, अगर ये आप इसको आगे लेके चलते हैं, तो बेसिकली ये भी आप हाइब्रिड वॉरफेयर जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर माउंट की है, आप उसको एक फैसिलिटेटर के तौर पे एक लिहाज से चल रहे हैं। आई एम वेरी क्लियर, ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया कर्नल असद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया कर्नल अहमद साहब। नाजरीन, ये जो हाइब्रिड वॉर हम पे मुसल्लत करने की कोशिश भारत ने की है, और जिस तरह की मसद अपना खुद मजाक बनाया है, जिस तरह की खबरें वो पाकिस्तान के बारे में जो है वो पेश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तैयार है हर किस्म की वॉर का मुकाबला करने के लिए। और आईटी के मैदान में भी पाकिस्तान ने पिछले ख़ास तौर पे 2 सालों में बहुत तरक्की की है, लेकिन इसमें और अहम पेशरफ्त की ज़रूरत है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आगे बढ़ें और आईटी के मैदान में नौजवानों को
ज़बरदस्त तरबियत फराहम करें ताकि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त अंदाज में काम कर सकें। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।